ये एपिसोड शुरू होता है अल्फेरिया और जो के साथ जो अपना सुप्रीम ग्रेड स्पेल कास्ट करते हैं और फिर उससे अनलीश करते हैं। उस टक्कर का असर पूरे शहर में सुना गया। फिर सीन शिफ्ट होता है मैजिक एकेडमी के अंदर जहां वॉर्नर ने कहा कि ये धमाका सिर्फ टावर के अंदर से आ सकता है, सिर्फ उन्हीं के पास इतनी बड़ी आवाज पैदा करने की ताकत है। जबकि टीचर एडवर्ड ने कहा कि ये वही लानती जानवर है, मजा वांडा। जब सीन वापस स्टेडियम में शिफ्ट होता है, विल की आवाज उस अफरा तफरी में गूंज उठी। वो अल्फेरिया को पुकार रहा था। आसपास के मेजर्स ने चिंतित निगाहों से एक दूसरे को देखा। उन्हें पता नहीं था कि दोनों लड़ाकू उस भयंकर टक्कर में बचे हैं या नहीं। तबाहशुदा जगह से जो ने आइस विच से कहा कि लगता है दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से मारा है। उससे नहीं लगता था कि उसमें इतनी ताकत होगी। जबकि अल्फेरिया ने उससे जवाब दिया कि वो भी बिल्कुल यही कहने वाली थी। फिर जो ने कहा कि उस आखिरी स्पेल में उसकी सारी ताकत लग गई, लेकिन अभी भी उन्हें एक लड़ाई खत्म करनी है ना? जिस पर उसने जवाब दिया, बिल्कुल है। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे, नतीजा टाई करने के लिए तैयार थे। लेकिन टैब इंसेंडिया बारम और इलियाना दोनों के बीच में आ गई और उन्हें रोक लिया, ये कहते हुए कि समय खत्म हो गया है। अल्फेरिया ने इलियाना से कहा कि वो रास्ते से हट जाए, जिस पर उसने उससे जवाब दिया कि बेशक वो उन्हें एक दूसरे को तबाह करते देखना चाहती है, लेकिन डर है कि वक्त खत्म हो गया है। दूसरी तरफ जो ने इंसेंडिया से कहा कि वो दूर हो जाए, और इस पर ब्रह्म ने उससे जवाब दिया कि दोनों ने उन्हें एक तमाशा करते हुए देखा, फिर भी कोई भी जीतकर नहीं आया। कितनी शर्मिंदगी की बात है। लेकिन अब जो राजा आ गया है, शायद वो उनकी मुश्किल में अपनी राय दे सके। फिर सबने एक आवाज सुनी जो चिल्ला रही थी, बस करो। लगता है ये कोई और नहीं बल्कि ऑरोन था, मजा वांडा का राजा। फिर उसने ये भी कहा कि वो मजा वांडा के बीच और किसी भी तरह की तकरार बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सुनकर जो ने गुस्से में उससे चिल्लाया कि वो इस मामले से दूर रहे, उसे बुढ़ा सेफ दाढ़ी वाला कहते हुए। और अल्फेरिया चिल्ला उठी कि उसकी शांति की कोशिश बेकार है। जब तक विल की जगह का मसला हाल नहीं होगा वो पीछे नहीं हटेगी। और उसके बाद जो ने भी कहा कि उससे कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा जिसमें वो उससे नीचे ना गिराए। कुछ देर चुप रहने के बाद आरोन ने गहरी और स्थिर आवाज में कहा, पठार, कागज, कैंची। सबके चौधराने वाले चेहरे देखकर उसने और जोधा की बात की कि अगर वो इस मसले को किसी और तरीके से हाल करने की कोशिश करते हैं तो विल उसकी हिफाजत में आएगा और उनसे पूछा कि क्या वो समझे। ये सुनकर अलेरिया ने जो से कहा कि वो उसे साफ और सही तरीके से हरा देगी। फिर उन्होंने गेम खेला और अल्फेरिया ने कैंची चुननी जबकि जो ने पठार चुना और इस तरह जो जीत गया। उसके बाद उसने विल का कंधा पकड़ लिया और कहा कि जीत की गनीमत जीतने वाले को मिलती है, चाहे माने या ना माने वो उसके साथ आ रहा है। लेकिन उसी वक्त अल्फेरिया ने विल की कमर पकड़ ली और चिलेट ह्यू कहा कि नहीं, वो उसे नहीं ले जाने देगी, विल उसका है। ये देखकर विल सोचने लगा। ये सुनकर जो खिलखिलाकर हंस दिया। फिर उसने उसे कहा कि उसमें हिम्मत है। ये बात उसे पसंद आई और फिर अपनी मंजूरी देते हुए कहा कि आज से वो थंडर फैक्शन का हिस्सा है। वो अपनी कमर काज ले क्योंकि एक कड़वा सच उसका इंतजार कर रहा है। उसके बाद सीन अगली सुबह एक क्लासरूम में शिफ्ट होता है और हम जूलियस को विल के पास बैठते हुए देखते हैं। फिर उसने कहा कि ये तो बिल्कुल बेकार है। इतने ग्रैंड मेज अलेरिया के लिए रोने धोने के बाद उसे यकीन नहीं आता कि वो आइस फैक्शन में भी नहीं गया। उसके बाद उसने विल को उसके गॉगल्स दिए और पूछा कि क्या वो जानता है कि थंडर फैक्शन में जाने की वजह से उसने उसके लिए कितनी मुश्किल खादी कर दी। जब वो यूज रोने से रोकने की कोशिश करने गया तो वो चिल्लाते हुए चली गई कि वो सब कुछ छोड़ देना चाहती है। पूरे फैक्शन को लगाना पड़ा उससे वाहन से जाने से रोकने में। और अगर वो सोचे कि बस इतना ही तमाशा था तो उसने उसे गलत सोचा। ये सुनकर विल ने जूलियस से माफी मांगी और उसका शुक्रिया किया कि उसने उसके गॉगल्स वापस दिलाए। उसके बाद वो लिहाना की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या कोई बात है। वो बहुत थाकी हुई लग रही थी और इस पर उसने उसे जवाब दिया कि अब जो वो थंडर फैक्शन में है वो जल्द ही समझ जाएगा। और उसी वक्त कोलेट ने सबसे पूछा कि क्या किसी को पता है कि इस गाइडेंस सेशन का क्या मामला है। जिस पर विल ने कहा कि लगता है टावर में शामिल होने वाले सभी नए मेजर्स को यहाँ बुलाया गया है। और थियोन ने कहा कि उसे यकीन है कि ये बस टावर के नियम कानून समझाने की एक असेंबली है। और इग्नो ने कहा कि ये तो समझ में आता है, टावर में जिंदगी एकेडमी से अलग होगी। फिर क्रिल्ली क्लासरूम में दाखिल हुई और उन्हें उनके फैक्शंस में चुने जाने पर मुबारक दी और पूछा कि कोई भी अकेला तो नहीं रह गया। उसके बाद उसने कहा कि वो जनरेशन ऑफ दिस्कू से कम की उम्मीद भी नहीं रखती, यहाँ तक कि फर्स्ट ब्लूम ने भी आशीर्वाद हासिल किया। वो सबसे पहली होना चाहती है जो उन्हें दिल से बधाई दे।
उनमें से हर एक में अनंत संभावनाएं छिपी है। और ये भी जोधा कि अब ये गाइडेंस सेशन एक ऐसी असेंबली है जो हर साल नए मेजर्स को टावर के आदत और नियम समझाने के लिए होती है। लेकिन इस साल अलग बात है। गाइडेंस डीन की जगह वो उन्हें एक बहुत ही खास और खांगी ऑर्डर सुनाएगी। उनमें से हर एक को अपने फैक्शन की अच्छी तरह से जांच करनी होगी। उन्हें अपने फैक्शन और फैक्शन साथियों की बातें, हरकतें और रायकोरदून पर ध्यान देना होगा। अगर उन्हें कुछ भी शक वाला लगता है तो जांच करो और यूज रिपोर्ट करो। और इस बार जूलियस ने उनसे पूछा कि वो किस तरह के ऑर्डर की बात कर रही है, जिस पर क्रेलवी ने उससे जवाब दिया कि टावर टर्मिनेरिया पा यू हमले की असली वजह की तफ्तीश कर रहा था और उन्हें कुछ ऐसा सबूत मिला है जो सिर्फ टावर के किसी मेज का हो सकता था। दूसरे शब्दों में, उनमें से ही कोई गद्दार है। जिस पर कोलेट ने पूछा कि इसका क्या मतलब है। ये सवाल सुनकर सिरिद्विन कहीं से आकार सामने प्रकट हुई और कहा कि उसे समझाने दूं। वो देखे कि टर्मिनेरिया की रात टावर का दरवाजा। ये सुनकर वाइन फैक्शन के एक स्टूडेंट ने पूछा कि क्या वो सच में इतना जरूरी काम उन्हें सौंप रही है, जबकि डार्क फैक्शन के एक दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि वो जानती है कि वो अभी अभी एकेडमी से निकल कर आए हैं, है ना। लेकिन टैप थियोन ने कहा कि उसने सोचा था कि कम से कम उसके पास किसी एक ऐसे शख्स का अंदाजा तो होगा जो उनका दुश्मन हो सकता है। जिस पर सेरविन ने कहा कि उन्हें लगता है कि ये टोम ऑफ रूइन गोशा का काम है। 10 साल पहले जब मजा वांडर मार दिए गए थे, उनकी दुनिया तबाही के सबसे करीब आई थी। डूम्स डेसेंट का वो दिन, तबकुन तंजीम गोशा अस भयंकर दिन को लाने वाली जंग की शुरू करने वाली थी। उन्हें शक है कि उनके बचे हुए साथी इसके पीछे है। ये सुनकर विल सोचने लगा कि वो जानवर जो एल्फी और उसने 10 साल पहले लड़ा था, वो एक मना क्रीचर था जो शहर में छिड़ी जंग से भाग आया था। और वो मेज और वो सर्कटा, क्या वो किसी तरह गोशा से जूड यूदा। लेकिन उसके ख्यालों को केलवाई की आवाज ने काटा जो कह रही थी कि अगर वो सच में गोशा के बचे यू लोगों से निपटाना चाहते हैं तो उन्हें ये जांच बहुत ही खांगी तरीके से करनी होगी। किसी भी फैक्शन से ना जुधी एक मीडिएटर के रूप में वो क्रीजर उनसे इल्तेजा करती है दुनिया की भलाई के लिए। उन्हें गद्दार को ढूंढना है और उन्हें ये याद रखना है कि टावर का हर मेज एक शक के दायरे में है। फिर सीन कुछ देर बाद शिफ्ट होता है और विल अपने दोस्तों के साथ चल रहा था जब थियोन ने कहा कि ये वो ऑर्डर नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी, इतनी जल्दी अपने फैक्शंस में शामिल होने के बाद। ये सुनकर कोलेट ने कहा कि वो अभी भी सोचकर हैरान है। वो मानना ही नहीं चाहती कि टावर में कोई खांगी गद्दार छुपा हुआ है। जिस पर नो ने कहा कि वो अपने साथियों पर शक करने का मन ही नहीं बना सकता। इसके अलावा एल्व्स इतने इज्जतदार लोग हैं कि वो इतना बुरा काम कभी नहीं कर सकते। और इस बार थियोन ने तंज करते हुए पूछा कि क्या इसे कोई फर्क पड़ता है कि वो नहीं कर सकता, जब तक कि वो एक अकेला ऐसा नहीं बनना चाहता जो ऑर्डर की अनदेखी करे। इतने में लिहाना ने कमजोर आवाज में पूछा कि क्या वो चाहते हैं कि वो थंडर फैक्शन की जांच करे। वो चाहते हैं कि वो उन्हें परखने की कोशिश करे। लेकिन टैबविल ने उसे सुनकर उससे कहा कि वो बात करे और पूछा कि उससे क्या हुआ है, जिस पर उसने जवाब दिया कि वो जल्द ही खुद समझ जाएगा। और उसी वक्त सबको हैरत का झटका लगा जब उन्होंने कोलेट को ये चिल्लाते हुए सुना कि सब ठीक है। तो एसेंशियली वो चाहते हैं कि वो जासूसी करें और इस गद्दार को ढूंढ निकाले। हाँ, यूज अपने फैक्शन के कामों में ताकझांक करना पसंद नहीं, लेकिन वो ही एक ऐसे है जिस पर भरोसा किया जा सकता है कि ये काम कर सके। और फिर वो चिल्ला उठी, आओ टीम ली है ना, अब कुछ जासूसी करते हैं। और इसे जूलियस को ताज्जुब हुआ कि ये कब से लीडर बन गई, जबकि विल ने उसे कहा कि वो सही कह रही है, उन्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए। फिर सीन अगली जगह शिफ्ट होता है, दूसरे स्ट्राटम में अर्थ फैक्शन में, और हम कोलेट को एक रानी की तरह सजा हुआ और तख्त पर बैठा हुए देखते हैं। फिर एक बूढ़े आदमी ने चिल्लाया, क्लेट लीर, लीर खानदान की असली वारिस, आज से हमारे में से एक है। टावर में अर्थ। फिर सीन तीसरे स्ट्राटम में आइस फैक्शन के अंदर शिफ्ट होता है और हम अल्फेरिया को उदास मोड में देखते हैं जबकि वो बार बार कहती रही कि उसे वो यहाँ चाहिए, वो उसे देखना चाहती है और उसने विल का नाम कई बार लिया। ये देखकर सरिसा ने चिलेट ह्यू कहा कि बस करो ये नाटक, यूज उठना होगा और असली मगा वांडर की तरह अपने नए भारतीय लोगों का स्वागत करना होगा। ये सुनकर जूलियस ने सोचा कि इसलिए ही उसने अस बेवकूफ को उनके साथ आने के लिए कहा था। फिर उसने अल्फेरिया से कहा कि उसने विल के मुंह से उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। उसके अल्फाजों के मुताबिक वो एक खूबसूरत और दर्दिल इंसान है जिसके लिए वो बहुत परवाह करता है। अफसोस की बात है कि विल यहाँ उनके साथ नहीं हो सकता, लेकिन वो सोचता है कि विल चाहेगा कि वो खुद को उस शरीफ और वकादर मेज के रूप में पेश करे जो वो उसे मानता है, और पूछा कि वो क्या कहती है। ये सुनकर अल्फेरिया खादी हो गई और बैठ गई।
फिर वो मुस्कुराते ह्यू बोलने लगी। उसने कहा कि वो उन्हें आइस फैक्शन में शामिल होने पा मुबारक देती है। उम्मीद है कि बरकत का पानी और चमकदार बर्फ हमेशा उनके साथ रहे। फिर वो जूलियस की तरफ मूदी और उसे कहा कि वो शायद सबसे ज्यादा वादा फरामोश है। वो उससे बहुत उम्मीदें रखती है। अब अगर वो अपनी ताकत उन्हें उधर दे सकता है और जो चुरा लिया गया है उसे वापस पाने में मदद कर सकता है तो उससे विल को वापस दिलाना होगा। ये सुनकर जूलियस सोचने लगा कि शायद उसने गलत फैक्शन चुना। फिर सीन छाते स्ट्राटम पा एल्फ फैक्शन में शिफ्ट होता है और हम विग्नल को एक तख्त के सामने खड़े हुए देखते हैं। फिर एक एल्फ ने उसे कहा कि 6 साल पहले वो एलिसकोड छोड़कर एकेडमी में पढ़ने आया था लेकिन वो ग्रेड नहीं ले पाया और इस तरह एक अकेला एल्फ क्लासरूम में पिछड़ गया। उसके बाद वो दूसरे एल्फ्स की बातें सुनने लगा। एक ने कहा कि वो एक आम लाइसेंस से ज्यादा समझदार नहीं है। दूसरे ने कहा कि यकीन नहीं होता कि वो लिंडोर के शाही घर से ताल्लुक रखता है, जिस पर एक और ने कहा कि वो ग्रेट मेज इलाने की इज्जत पर एक दाग से ज्यादा कुछ नहीं। ये सब सुनकर विग्नल ने सोचा कि वो ये सहन नहीं कर सकता। उसे लगता है जैसे वो एक ऐसी इंटरव्यू में है जहां उससे बोलने की इजाजत नहीं। ये तो बिल्कुल अजाब है। लेकिन तब एक जेवर उसकी तरफ फेंका गया। ये देखकर उसने इलियाना से पूछा कि ये क्या है, जिस पर उसने उसे कहा कि आईएसी अभी पहन ले। और इस पर उसने पूछा कि क्या ये तोहफा है और उसका शुक्रिया अदा किया। लेकिन फिर इलियाना खादी हो गई और पूछा कि किसने कहा कि ये तोहफा है। ये एक पत्ता है जैसा कोई भी बेवकूफ देख सकता है। उन्हें तोड़ने के लिए एक मुफीद जेवर जो अपनी कौम को शर्मिंदा करते हैं। जब तक ये उसके गले में है वो उससे भाग नहीं सकता। और फिर उसने पूछा कि क्या वो समझा। उसके बाद सीन 5वें स्ट्राटम पार फायर फैक्शन में शिफ्ट होता है और हम इंसेंडिया बरम को सबके ऊपर एक फायर स्पेल कास्ट करते हुए देखते हैं। फिर वो मुस्कुराया और कहा कि वो इस धमाकेदार इस्तकबाल के लिए माफी मांगता है, लेकिन ये उन्हें परखने का सबसे तेज तरीका है। वो शायद अभी नहीं समझे, लेकिन ये आग से होने वाला एक नया आगाज है। जो कर सकता है और जो नहीं कर सकता उन्हें अलग करने का एक तरीका। टर्मिनेरिया के दौरान काफी कामिल मेजर्स को खोना पड़ा। राज भी उनमें शामिल था। उसने उम्मीद की थी कि इस साल की नई पॉइड एक मानिंद बादल बन सकेगी, लेकिन लगता है उसने ज्यादा उम्मीद रख ली। ये सुनकर विल ने सोचा कि अब फाइनली वो समझ गया जो लिहाना कह रही थी और सोचने लगा कि ऐसी कौन सी फैक्शन है जो अपने मेजर्स को ट्रेनिंग के हिस्से के रूप में बिना रुके दौड़ाती रहती है। लेकिन उसके ख्यालों को अस एडजुटेंट की आवाज ने काटा जो चिल्ला रहा था कि वो बेट करता है कि वो सोच रहे हैं कि जिस्मानी ताकत बनाने का मेज बनने की ट्रेनिंग से क्या ताल्लुक है। अब उन्हें सोचने की जरूरत नहीं। सबसे मजबूत मांसपेशियों से ही सबसे मजबूत जादू निकलती है। कमजोर जिस्म वाला मेज कभी भी थंडर को अपना साथी बनाना की उम्मीद नहीं रख सकता। इसलिए वो भागे भागे जैसे उनकी जान इस पर निर्भर हो, जैसे वो किसी भूखे डंजियन जानवर से भाग रहे हो। इतने में दौड़ाते हुए मिलिया जाज नाम की एक मेज ने ओल्गानो ओल्गिन नाम के एक दूसरे मेज से पूछा कि वो कौन से चक्कर पर है, जिस पर उसने जवाब दिया कि वो 80 पर है और वो बेवकूफ गिलफोर्ड अपने घुटनों पर आ गया है, इसलिए वो थोड़ी रफ्तार बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। इतने में उनके पीछे से विल सोच रहा था कि उसे ये दिखाना होगा कि वो बेहतराओं के साथ कदम मिलाकर चल सकता है। उन्होंने अभी मुश्किल से पसीना बहाया है और वो रफ्तार बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसके ख्यालों को एक क्रैश की आवाज ने काटा और जब वो मुड़ा तो उसने देखा कि लिहाना ही गिरी थी। और फिर उसने अस एडजुटेंट को देखा जो पूरा टाइम चिल्ला रहा था। वो उसके पास पहुंचा और बोल रहा था कि ट्रैक पा फिर से सो गई। अच्छा नहीं लगता। ओवेन जॉ क्या उसे अपना सर झुकाए रखना पसंद है? हाँ। क्या वो चाहती है कि वो उसे रूंडे? वो उसे आरिपार देख सकता है। वो यहाँ सिर्फ एक गैलन नाइट का दिखावा करने आई है ताकि वो ग्रैंड मेज जो का दिल जीत सके, है ना? जिस पर उसने जवाब दिया कि नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करती और वो उसके टाइप का बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर उस आदमी ने उसे लात मारी और चिल्लाया कि वो अपनी जुबान संभल के रखे और बोला कि जब वो इंचार्ज हो तब सुने। किसी को भी खास इलाज नहीं मिलेगा, चाहे वो हो। और पूछा कि कैसा लगता है, सब जैसे ही ऐसा इलाज मिलता है। हाँ। इतने में किनारे पार ओल्गानो ओल्गिन ने कहा, वो फिर से नई मेजेस को सता रहा है। डंजियन को छोड़ो। असली जानवर तो चौथे स्ट्राटम पार रहता है। जबकि मिलिया जजा ने कहा कि वो थोड़ी देर से उनके साथ ज्यादा सख्त हो रहा है। बेचारे लोग। ये सुनकर विल ने बीच में आकर लिहाना को अपने पीछे कर लिया और अस एडजुटेंट से कहा कि वो जितने भी चक्कर लिहाना के बाकी है वो दौड़ेगा, तो प्लीज यूज आराम करने दो। ये सुनकर एडजुटेंट ने एक हल्की हंसी के साथ कहा, क्या बात है, दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए। हाँ। उससे उल्टी ना कराए। अच्छा,
तो उसे अभी ट्रैक पार 100 चक्कर दू। बेवकूफ। ये सुनकर विल इतने में किनारे पर मिलिया जजा ने बाकी लोगों से कहा कि नई मेजर्स नहीं जानते, वो उन्हें तब तक दौड़ाता रहेगा जब तक वो गिर ना जाए, चाहे कुछ भी हो। तो कोशिश करने का कोई फायदा ही नहीं। जबकि ओल्गा ओल्गिन ने कहा कि मानना पड़ेगा, लेकिन वो कुछ बात है। पहली बार किसी ने 1600 तोड़ दिया है ना। और इस पर तीसरे एक शख्स ने, जो नारू कहलाता था, कहा, नया रिकॉर्ड। काफी अच्छा। लेकिन उसी वक्त सबने एक आवाज सुनी जो पूछ रही थी, काफी वाम हो लिया क्या? लगता है ये जो था। फिर उसने विल को पकड़ा और कहा कि अब वो लड़ेंगे। यूज मजेदार बनाना होगा वरना। ये देखकर विल मुस्कुराया और सोचा कि इन हालात में वो एक जासूस कैसे बनेगा। उसके बाद सीन एक अंधेरी कमरे में शिफ्ट होता है जहां कई नक्काबपोश लोग एक मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। फिर उनमें से एक ने पूछा, योजना कैसे चल रही है? जिस पर दूसरे ने कहा कि काफी अच्छा। वो टर्मिनेरिया के नुकसान की भरपाई करना शुरू कर रहे हैं। उनकी नाकामयाब ने उनका अनमोल वक्त बर्बाद कर दिया। इस पार मातम करते हुए वो एक बिल्कुल अलग योजना में भी घिरे हुए हैं। ये सुनकर पहले वाले ने कहा कि उन्हें रहने दो। ये सब एक ही मकसद की खिदमत करता है, साझे आसमान को आजाद करना। मेजर्स के पास आसमां को खोलने की चाबी है, बाल, और वो चाहते हैं कि वो आईएसी हासिल करे। और उसी वक्त सबने एक हंसी की आवाज सुनी। फिर एक चुड़ैल प्रकट हुई और बोलने लगी। ये सुनकर अच्छा लगा। वो कह रही है कि गोशिया जो चाहती है गोशिया को मिल जाता है। और फिर रहस्यमय अंदाज में उसने उन्हें कहा कि जंग करो, बस उसे छोड़ दो उसके हाल पर। जब वो खत्म कर ले तो उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। कृपया सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले ताकि आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट कर सके।